नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त आपके लिए लेकर आया हूँ एक नए किस्म का चैनल, जिसमें आप रूबरू होंगे इंडियन पॉलिटिक्स व संविधान के बहुत सारे कॉन्सेप्ट से, जो अभी तक हमारी समझ से परे हैं। और हम जानेंगे संविधान की ऐसी किस्सों व कहानियों को, जो अब तक के भारतीय संवैधानिक व राज व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस सफ़र में हम संविधान के संवैधानिक प्रावधानों व अनुच्छेदों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, जुड़िए मेरे साथ और अपने इंडियन पॉलिटी व कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े सामान्य ज्ञान को बढ़ाने का करें प्रयास। इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले भारतीय राज्य व्यवस्था तथा भारतीय संविधान व राजनीति से जुड़े प्रश्नों की एक श्रृंखला। इस वीडियो में आपको मिलेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। मैं आपका दोस्त गौरव भारद्वाज लेकर आया हूं आपके लिए अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की श्रृंखला, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। तो आइए, जुड़िए इस सफ़र पर और अपने सामान्य ज्ञान व इंडियन पॉलिटी तथा कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करिए। तो आइए अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है? ए समाजवादी पार्टी, बी आम आदमी पार्टी, थर्ड है श्रोमणी अकाली दल, चौथा है द्रविड़ मुनेत्र कँगड़म। जैसा आपको ज्ञान होगा कि समाजवादी पार्टी का ताल्लुक आपके यूपी से है, आम आदमी पार्टी का ताल्लुक आपकी दिल्ली से है, श्रोमणी अकाली दल आपके बादल परिवार की पार्टी है और इसका ताल्लुक आप पंजाब से रखते हैं, और डीएमके का ताल्लुक है तमिलनाडु से, और वर्तमान में जो इसके तमिलनाडु के सीएम हैं एमके स्टालिन, वो इसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और उन्हीं की ही गवर्नमेंट इस टाइम पे चल रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, द्रविड़ मुनेत्र कँगड़म यानी डीएमके। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम क्वालिफाइंग एज क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए? तो आपका पता होगा, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और अनुच्छेद 58 में इनकी क्वालिफिकेशन का वर्णन किया गया है, जिसमें 4 क्वालिफिकेशन दी गई हैं आपकी, जिसमें भारत का नागरिक होना प्रथम क्वालिफिकेशन है, दूसरा है कि मिनिमम 35 एज को प्राप्त कर चुका हो, तीसरा है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और चौथा है किसी लाभ के पद पर ना हो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 35 ईयर्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1 24 अक्टूबर 1945, 2 25 अक्टूबर 1945, 3 26 अक्टूबर 1945 और 4 25 अक्टूबर 1948। जैसे आप सबको जानकारी होगी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जरूरत पड़ी जो शांति और सुरक्षा कायम रख सके। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु 24 अक्टूबर 1945 के संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। तो आंसर ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है 24 अक्टूबर 1945। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 कि ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? मिनिमम एज क्या है अगर आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष और ऑप्शन डी। तो आपको जानकारी होगी 30 वर्ष की आयु आपको राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए, 25 वर्ष की आयु आपको एमपी लोकसभा और एमएलए बनने के लिए चाहिए, और इसका जो सही उत्तर है वो है ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपको 21 वर्ष की आयु चाहिए और 18 वर्ष की आयु आपको वोटर बनने के लिए। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए, तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष की आयु की आपको जरूरत पड़ती है। ग्राम सभा में जो गांव के वोटर्स होते हैं, यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके सभी युवक ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो यदि क्वेश्चन आए कि ग्राम सभा का सदस्य, तो उसके लिए आयु 18 वर्ष है, और वैसे आयु आपकी 21 वर्ष है ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
कि भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन द कोर्ट। किस कोर्ट में एडहॉक जजेस की व्यवस्था की गई है? हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आर्टिकल 127 127 में एडहॉक जजेस की बात की गई है। आर्टिकल 127 में ये प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यदि उन्हें लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय में जजेस की संख्या कम है, केस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए वो किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक बेसिस पे नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको राष्ट्रपति की प्रायर कंसर्न चाहिए, यानी कि पूर्व सहमति चाहिए, और इसके साथ संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आपको परामर्श करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में एडहॉक बेसिस पे रख सकते हैं, और ये टेम्परेरी व्यवस्था है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 6, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का फाइनेंस मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा स्पीकर। संविधान के अनुच्छेद 110 में मनी बिल का वर्णन किया गया है, और उसी में यह वर्णन है कि यदि विधेयक पर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि वह धन विधेयक है या नहीं, तो इस संबंध में जो अंतिम निर्णय होगा वो लोकसभा का स्पीकर का होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा सही आंसर हो जाएगा। वो तय करते हैं कि धन विधेयक है या नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से किसी भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है? ए दादा भाई नौरोजी, बी WC बनर्जी, सी फिरोज शाह मेहता और डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पारसी व्यक्ति हैं। दूसरा, 1892 में यानी 1892 में पहले एशियाई व्यक्ति बने जिन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद के रूप में चुना भी गया, और इनकी एक चर्चित कृति थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने ड्रेन थ्योरी यानी धन निकासी का सिद्धांत दिया, और ये बताया कि अंग्रेज अभी तक कैसे भारत का शोषण करते रहे हैं और भारत के धन की निकासी करते रहे हैं, और भारत का धन कैसे इंग्लैंड के लिए जाता रहा है। उस पूरा वर्णन इन्होंने अपनी बुक और इसमें अपनी ड्रीम थ्योरी में किया है। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, बी तिलक और लाला लाजपत राय, सी तिलक और विपिन चंद्रपाल, डी तिलक और अरविंदो घोष। एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 2 होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की थी। वहीं एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में लीग की शुरुआत की थी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और इसका उद्देश्य स्वशासन और डोमिनेट स्टेटस प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शामिल है? स्टेट सूची में, समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में, संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में। आपको जानकारी होगी कि संविधान के आर्टिकल 246 में केंद्र और राज्यों के बीच विषयों को बांटा गया है, और इसके माध्यम से शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट जोड़ी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संबंधित राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची पर कानून केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं, परंतु टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून या संसद का द्वारा बनाया गया कानून को प्राथमिकता दी जाती है। तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं, राज्य सूची में 61 विषय शामिल हैं, और समवर्ती सूची में 51 विषय शामिल हैं। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की कि पब्लिक हेल्थ एवं सैनिटेशन किस सूची में शामिल है?
तो पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन आपका राज्य सूची का विषय है, तो उसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए राज्य सूची सही। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से और नन ऑफ देम इनमें से कोई नहीं। तो आपको जानकारी होगी कि 86वें अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से आपका शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना और इसके माध्यम से आपके आर्टिकल 21A में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 21A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, BR अम्बेडकर ने और BN राव साहब ने। आपको जानकारी होगी कि BN राव साहब संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे, डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल ही नहीं थे और उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था और उद्देश्य प्रस्ताव आपका 13 दिसंबर 1946 को रखा गया और ये आगे चलकर 17 अक्टूबर 1949 को पास हुआ था और यही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना यह प्रियम्बल के रूप में आपके सामने आता है। तो सही उत्तर हो जाता है इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 29 में और इनमें से कोई नहीं। तो आपको जानकारी होगी, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 जो माइनॉरिटीज के अधिकारों की बात करता है, अनुच्छेद 24 जो बाल श्रम पर रोक लगाता है और अनुच्छेद 21 जो पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? ए मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, बी मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSPs यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो आपको जानकारी होगी कि गांधी जी के कुछ आदर्शों को संविधान में जगह दी गई, उनमें से एक है पंचायती राज व्यवस्था जिसको DPSPs के अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इनको संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कई बार इस टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो आपके पॉलिटी के भी पार्ट हैं, जनरल नॉलेज के भी पार्ट हैं और ऑब्वियस सी बात है कि आपके ज्योग्राफी के भी पार्ट हैं। और ये इस टाइप के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, भारत किसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, सबसे छोटी किसके साथ साझा करता है, किस स्टेट के साथ कितने बॉर्डर शेयर हो रहे हैं, किस कंट्री के साथ कितने बॉर्डर शेयर हो रहे हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखकर जाने चाहिए। तो फिलहाल आपके सामने है कि नेपाल में से सीमा साझा करने वाले कितने भारतीय राज्य हैं? ऑप्शन 1 है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी है 2। इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए 5। सीमा साझा करने वाले राज्यों की बात करें तो आज इसमें आपका यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम शामिल हैं। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए 5। आपके यूके, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार और सिक्किम इन 5 राज्यों के साथ नेपाल सीमा साझा करता है। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए 5 और भारत नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर की अपनी सीमा शेयर करता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा? ए 530, बी 540, सी 550 या डी 552। तो 550 और 552 में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2020 तक जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी वो 552 की थी, लेकिन करंट में ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 की हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से एंग्लो इंडियन को दिया जाने वाला आरक्षण समाप्त कर दिया गया है
और जो 2 सीटें पहले राष्ट्रपति एंग्लो इंडियंस के लिए मनोनीत करते थे वो 104वें संविधान संशोधन 2020 में समाप्त कर दी गई हैं। तो अब इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी 550। और जो समाप्त किए गए आरक्षण, इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि एंग्लो इंडियन के मात्र 300 परिवार के आसपास भारत में रहते हैं कि 300 परिवारों के ऊपर हम लोकसभा में 2 सीट का प्रावधान नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी 550। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 सितंबर, बी 1 अक्टूबर, सी 2 नवंबर या डी 3 अक्टूबर। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, भारतीय या राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप इसको कह सकते हैं, ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। और यदि आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछ लिया जाए तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी भारत में 1 जुलाई डैश को पेश किया गया था? 2014, 2016, 2017 या 2018। जीएसटी भारत में कब लागू किया? वैसे ये पेश की जगह लागू होना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये जो डेट पूछ रहा है वो लागू करने की डेट पूछ रहा है। जीएसटी जैसे कि आपको पता है कि पहले जो अलग अलग टैक्स लगते थे, वैट वगैरह लगते थे, उनको समाप्त करके एक सेंट्रलाइज व्यवस्था की गई है और इसको जीएसटी नाम दिया गया है, गुड एंड सर्विस टैक्स। इसको 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अधिनियमित किया गया 2016 में और लागू किया जाता है 1 जुलाई 2017 को। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017। इसमें 5 टैक्स स्लैब्स बनाई गई हैं। पहला है 0%, दूसरा है 5%, तीसरा है 12%, चौथा है 18% और पांचवा है 28%। ये 5 टैक्स स्लैब्स हैं। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अधिनियमित किया गया और लागू होता है 1 जुलाई 2017 को। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद डैश में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। द स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज in respect of any matter enumerated in the state list by adopting a resolution to this effect is given in article dash of the Indian Constitution। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि वह चाहे तो राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है? ये प्रावधान किस में दिए गए हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी आर्टिकल 249। यानी आर्टिकल 249 के तहत यदि राज्यसभा चाहे किसी राज्य सूची पर विषय बनाना तो वो बना सकती है और ऐसा तब होता है जब उसे ये लगता है कि राज्य सूची का कोई विषय इतना महत्वपूर्ण हो गया है अथवा राष्ट्रीय महत्व का हो गया है और उस पर संसद को कानून बनाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करके यह व्यवस्था कर सकती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी आर्टिकल 249। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश के पास वोट डालने का अधिकार है? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है लोकसभा में जब किसी विषय पर आपका सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मतदान हुआ और वो मतदान टाई हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा स्पीकर होते हैं उनका जो वोट होता है वो निर्णायक होता है और अंतिम होता है। यह शक्ति लोकसभा के स्पीकर को प्राप्त है। तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी लोकसभा स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। जैसा कि आपको पता है कि नेपाल के साथ हमारी सीमा लगती है 1752 किलोमीटर की, चीन के साथ लगती है 3488 किलोमीटर, लगभग 3500 किलोमीटर। म्यांमार के साथ हमारी सीमा लगती है 1643 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा होती है वो होती है 4096.7 किलोमीटर। यानी आप कह सकते हैं 4097 किलोमीटर की सीमा हम बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी बांग्लादेश।
यानी 4097 किलोमीटर की हम सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। सेकंड नंबर पे चीन है 3488 किलोमीटर के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आपको पता होगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल की बात करता है, ये 1985 में लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन आपके पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देता है। 42वां संविधान संशोधन जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, और ये आपातकाल के दौरान लागू किया गया और ये 1976 में बना और 1977 में लागू हुआ। 86वां संविधान संशोधन इसका सही उत्तर है। 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया और संविधान में नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कि यह एक राजनीतिक अधिकार है यानी पॉलिटिकल राइट है। आरटीआई आपका कैसा राइट है? पॉलिटिकल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फंडामेंटल राइट, लीगल राइट या सोशल राइट? सूचना का अधिकार आपका अधिकार है राजनीतिक, संवैधानिक, विधिक और सामाजिक। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19 के तहत सूचना के अधिकार को भी आपका एक फंडामेंटल राइट माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? भारतीय संविधान के प्रेमबल में सेकुलर शब्द किस अधिनियम से जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया? ए 41वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी 43वां संविधान संशोधन अधिनियम और डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आपको पता है कि 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता यानी सोशलिज्म, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये मूल संविधान का पार्ट नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया है। और इन तीनों शब्दों को संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो लागू होता है 1977 में के माध्यम से जोड़ा गया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें एक तरफ आपके 5 ईयर प्लान दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका विषय दिया गया है। जैसे 5 ईयर प्लान 51 से 56, फिर 56 से 61, 2007 से 2012, 2012 से 2017, और जो विषय हैं वो है त्वरित और समावेशी समृद्धि यानी फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, त्वरित औद्योगिकरण, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरा है शरणार्थियों का पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण, रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, चौथा है सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बल, एम्फेसिस ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो आपको इसमें सही मिलान करना है कि कौन से पंचवर्षीय योजना का कौन सा विषय था। देखने में क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन आप देखेंगे तो ऑप्शन से ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप शब्द पकड़िए शरणार्थियों का। शरणार्थियों को पुनर्वास, जब आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इस समय शरणार्थियों की समस्या एक बड़ी समस्या थी। हजारों लोगों का पलायन हो रहा था, इस पार से उस पार जा रहे थे, उस पार से इस पार आ रहे थे। तो शरणार्थियों की समस्या उस टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण थी, महंगाई अपने चरम पर थी। तो एक ऑप्शन हो जाता है 3। और ये आपको पता ही है 1956 से 61 जो सेकंड आपकी 5 ईयर प्लान था उसमें औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया था। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1। और 2012 से 2017 सार्वजनिक और निजी भागीदारी पर बल, ये है ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाता है। यानी पहली पंचवर्षीय योजना शरणार्थियों को पुनर्वास और मुद्रास्फीति के नियंत्रण पर शामिल थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण पर, और 2007 से 2012 की जो योजना थी वो त्वरित विकास और समावेशी समृद्धि पर आधारित थी। और 2012 से 2017 की पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित थी। तो ऑप्शन इसका 2 ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बाल लिंग अनुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है। द प्रोग्राम डेट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एड्रेस द इशू ऑफ डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एवरी गर्ल एजुकेशन प्रोग्राम, बेटी पढ़ाओ योजना और सफल बेटी योजना। प्रधानमंत्री द्वारा 24 जनवरी 2015 को हरियाणा के जिले पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य था लिंग अनुपात सुधारना, भ्रूण हत्या को रोकना, बेटियों को कैसे सशक्त किया जाए, महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए, लड़कियों को स्कूल भेजा जाए, उनको बचाया जाए, उनको पढ़ाया जाए। इसी उद्देश्य के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हरियाणा के पानीपत जिले से शुरुआत की गई थी। 25 क्वेश्चन की ये श्रृंखला यहाँ पर पूरी होती है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आगे ही ऐसे शानदार सेशन को देखते रहने के लिए जुड़िए हमारे साथ इंडियन पॉलिटी विद गौरव भारद्वाज में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।